गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पदबंध का अध्ययन करेंगे। ये पूर्व में भी इसका वीडियो भेजा था मैंने, लेकिन वो उसके अलावा मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, इसको आप देखकर समझिए। सबसे पहले पदबंध जानने से पहले हमको शब्द और पद को भी जानना जरूरी है। अब बच्चों देखिए, शब्द क्या होता है? वर्ड यानी क्या? वर्णों का सार्थक समूह। तो शब्द कैसे बनते हैं? जो वर्ण होते हैं, वर्ण क्या है? सबसे छोटी से छोटी वो ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बन जाते हैं? वो शब्द बन जाते हैं। स्वर और व्यंजन का आपने छोटी कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि स्वर क्या होता है? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन क, ख, ग, घ। इस तरह से पूरे 46 वर्ण होते हैं एक तरह से। अब देखिए आगे शब्द को जानेंगे हमको इसको शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा प्रमुख जो मेन टॉपिक क्या है? पदबंध ही है। तो इससे लिए शॉर्ट में ये बता रही हूँ मैं आपको कि शब्द क्या होता है। शब्द यानी वर्णों का सार्थक समूह। वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है ये शब्द। ये जो शब्द है वो अपने आप में एक स्वतंत्र रूप लिए होता है, लेकिन स्वर और व्यंजन के मेल से जो समूह बनता है वह क्या कहलाता है? वह शब्द ही होता है। फिर से देखिए, शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है क म ल, कमल, तो ये एक तरह से सार्थक शब्द कहला रहा है। कमल को हम फूल के रूप में भी ले सकते हैं या ये नाम के रूप में भी आ सकता है। अगर मान लो ये ल म क होता तो इसका कोई भी रूप नहीं बन रहा है, यानी ये सार्थक शब्द नहीं कहला रहा है। तो शब्द यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। फिर देखिए, वे वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है, स्वतंत्र होती है। स्वर व व्यंजन के मेल से जो समूह बनता है वह शब्द होता है। अब देखिए आगे पद। जब यही शब्द, जैसे ये लिखा मैंने कमल, ये कमल एक अलग से शब्द है, जब स्वतंत्र रूप से है ये तो ये शब्द कहलाएगा। लेकिन जब ये वाक्य में आ जाता है, किसी न किसी सेंटेंस में आ जाता है, वाक्य में आ जाता है, तो इसका रूप बदल जाता है। ये एक अपनी अलग पहचान बना लेता है, ये एक अपना अलग अर्थ बना लेता है और ये पद कहलाता है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद कहलाता है। जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद कहलाता है। वह अपना एक अलग स्थान ले लेता है। वाक्य जिसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, क्रिया भी होता है, क्रिया की विशेषता भी होती है। वाक्य कई प्रकार के होते हैं और उसमें अविकारी शब्द भी होते हैं, विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये शब्द है कलम, ये कलम जो शब्द है ये अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र है, इसको हम शब्द ही मानेंगे। ये स्वतंत्र इकाई के रूप में आ रहा है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई के रूप में आ रहा है। लेकिन जब यही शब्द इसमें वाक्य में आ जाता है तो इसका रूप बदल जाता है। जैसे हम कलम से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम तो कर्ता के रूप में आ गया, कलम जो है वो कर्म के रूप में आ रही है कि वो क्या कर रहा है। कलम को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी ले सकते हैं कि कलम एक, जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। तो एक समूह का बोध करा रही है ये, तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ गई। से विभक्ति चिन्ह है और लिखते हैं क्रिया है। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है वाक्य में अपना एक अलग स्थान ले रहा है। हम कलम से लिखते हैं तो ये पद का रूप धारण कर लेगा। तो शब्द जो है वो एक स्वतंत्र इकाई है, वाक्य की छोटी इकाई है। लेकिन जब यही शब्द पद के रूप में आ जाता है, वाक्य के रूप में आ जाता है, तो ये पद कहलाता है और एक अपना एक अलग निश्चित स्थान बना लेता है। और शब्द क्या होते हैं, इसके साथ ही हम पदबंध का भी अर्थ जानेंगे कि पदबंध क्या होता है। पदबंध का शाब्दिक अर्थ होता है पदों का बंध, पदों का
बंध जाना या समूह के रूप में आना। हमने ये देखा कि जब शब्द होते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्द का एक अलग रूप होता है, वो स्वतंत्र इकाई होती है, वाक्य की छोटी इकाई होती है, लेकिन जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। और पदों का जो बंध होता है, पदों का जो समूह होता है, दो या दो से अधिक पदों का जो समूह वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पदबंध का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए इसकी परिभाषा कि जब कई शब्द मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं एवं अपना खुद का अर्थ रखते हैं तो ऐसे शब्द समूह को हम पदबंध कहते हैं। जब बहुत से शब्द मिलकर एक इकाई का रूप में यानी एक ही रूप में काम करते हैं, उसका पूरा जो समूह है वो कई पदों का एक ही अर्थ बता रहा है और अपना खुद का अर्थ रखता है, तो ऐसे शब्द समूह को हम पदबंध कहा जाता है। तो पदबंध मुख्य रूप से पदों का बंध या पदों का समूह ही होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक पद और उपपद एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वाक्य में आते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। अब यहाँ पर पद तो है जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है और उपपद है उस शब्द का पूरक शब्द जो उसको पूरा करता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, छात्र निबंध लिखता है, दूसरा है एक छात्र निबंध लिखता है, तीसरा एक ही छात्र निबंध लिखता है, चौथा कक्षा का एक ही छात्र निबंध लिखता है। तो सबसे पहले वाला जो उदाहरण है छात्र निबंध लिखता है, इसमें क्या है? ये एक पद आया है, एक पद आया है यानी छात्र, छात्र निबंध लिखता है। उसके बाद एक छात्र निबंध लिखता है, इसमें क्या जुड़ गया? एक, तो ये इसका पूरक शब्द हो जाएगा, ये उपपद के रूप में हो जाएगा। छात्र का पूरक क्या है? एक छात्र निबंध लिखता है। तो यहाँ पर एक क्या है? उपपद है और शीर्ष पद क्या है? मुख्य पद, पूरक पद छात्र। फिर एक ही छात्र निबंध लिखता है तो यहाँ पर ये क्या जुड़ गया? ही। उसके बाद कक्षा का एक ही छात्र निबंध लिखता है तो यहाँ पर 5 पदों का पूरा जो समूह है वो क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। 1 2 3 4 5 यानी कक्षा का एक ही छात्र निबंध लिखता है तो ये जो पदों का समूह है ये क्या कहलाएगा? पदबंध के रूप में इसको जाना जाएगा। अब आगे देखिए इसमें कि सबसे पहले पदबंध क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी भी पद पर कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु हैं कि हमें पदबंध के को पहचान करने में किस किस रूप में हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए पदबंध जो होता है वो वाक्य का पूरा अंश होता है, उसे पूरा वाक्य समझने की भूल ना करें। कोई भी पद है तो वो एक तरह से पूरा एक वाक्य का टुकड़ा है, उसको पूरा वाक्य नहीं समझे, हर पद का अपना एक अलग अर्थ निकलेगा। तो पदबंध वाक्य का एक केवल अंश है, उसे पूरा वाक्य नहीं समझना चाहिए। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण ये पदबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक ही पद है, यहाँ पर ये 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए और यहाँ पे 5 पद आ गए। सॉरी, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश भी होता है, इसी कारण से ये पदबंध कहलाता है। ये पद जो हैं आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि पूरा एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें कई ऐसे शब्द या पद आ जाते हैं जो संज्ञा का रूप कार्य भी करते हैं या सर्वनाम का कार्य करते हैं या कोई विशेषता बता रहे हैं तो उसका कार्य करते हैं। तो आपके परीक्षा में कोई भी वाक्य आ जाएगा, उस वाक्य के नीचे अंडरलाइन की होगी या रेखांकित किया हुआ होगा कि आपको उसका बताना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो ये पद आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं और वही इनकी पहचान है। हर पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है, बाकी उस पर आश्रित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर छात्र जो है मुख्य भूमिका निभा रहा है कि कौन निबंध लिख रहा है, छात्र लिख रहा है, तो ये एक तरह से पूरक शब्द कहलाएगा। और आश्रित कौन है? ये इसके ऊपर जो दूसरे पद हैं वो उस पर आश्रित हैं। जैसे हर पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है, बाकी पद आश्रित पद होते हैं।
जैसे तालाब में रंग बिरंगी सुंदर मछलियाँ तैर रही है। अब मछलियाँ क्या है, यहाँ पर मुख्य पद है और रंग बिरंगी सुंदर ये आश्रित पद कहलाएगा। तो इस तरीके से पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद होता है तो पूरा पद ही संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब आगे देखिए इसके कुछ और मैं आपको कुछ इसके स्वरूप और पदबंध की संरचना और स्वरूप के बारे में कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। पहला देखिए पदबंध की संरचना एवं स्वरूप। तो इसका पहला मुख्य बिंदु होगा दो पदों के बीच का, के और की आने से पदबंध का निर्माण होता है। जैसे राम के पिता दशरथ ने आदेश दिया। दूसरा बिंदु इसका होगा विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए और किसकी विशेषता बता रहे हैं तो वो भी पदबंध कहलाता है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य भी पदबंध होते हैं। उसके हाथ में हीरे का हार था। तो हार तो क्या है, विशेष्य है, और विशेषता क्या है, उसके विशेषण क्या कहलाएगा, हीरे, यानी उसके हाथ में हीरे का हार था। तो इस तरह के वाक्य भी पदबंध का रूप लेते हैं। तीसरा, दो या दो से अधिक पदों का समूह भी पदबंध कहलाता है। पदबंध कहलाता है। जैसे मैं हिंदी मूल्यांकन समिति का सदस्य हूँ। फिर देखिए अगला, वाक्य के अंत में क्रियाओं का समूह। कोई भी कार्य हो रहा है उस वाक्य में लग रहा है आपको, तो वो क्रियाओं का समूह भी पदबंध का ही रूप लेगा। वाक्य के अंत में क्रिया का समूह भी पदबंध का निर्माण करता है। तो फिर से देखिए यहाँ पर हम इसके अभ्यास करते हैं वापस। पदबंध की संरचना और स्वरूप में कुछ मुख्य बिंदु हैं। दो पदों के बीच का, के, की आने से पदबंध का निर्माण होता है। जैसे राम के पिता दशरथ ने आदेश दिया। विशेषण और विशेष्य भी पदबंध होता है। उसके हाथ में हीरे का हार था। दो या दो से अधिक पदों का समूह भी पदबंध कहलाता है। मैं हिंदी मूल्यांकन समिति का सदस्य हूँ। तो चार पद आ रहे हैं इसमें, तो ये भी एक तरह से पदबंध ही है। फिर वाक्य के अंत में क्रिया का समूह भी होता है।
वो भी पदबंध का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना और स्वरूप के हमने मुख्य बिंदु देखे। अब हम जानेंगे इसके भेदों को कि जो पदबंध होते हैं उसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। अब जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर उसके प्रकारों को जाना कि जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा होती है। इसी तरीके से जो संज्ञा, फिर सर्वनाम के बारे में जाना आपने, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में जाना। ये छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो यही इनके भेदों का मुख्य आधार होगा। तो पदबंध 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो नंबर 1 है वो होता है संज्ञा पदबंध। फिर दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध। तीसरा यहाँ पर होता है विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। चौथा यहाँ पर होता है क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। और 5वां जो होता है यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे संज्ञा पदबंध, जो संज्ञा का बोध कराए उस वाक्य में किसी न किसी रूप में संज्ञा शब्द आ रहा है और वो रेखांकित किया हुआ है, वो पूरा जो पद है वो संज्ञा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। हम इनका अलग अलग रूप से उनके उदाहरण को जानते हुए, इसको परिभाषित करते हुए इसका अध्ययन करेंगे कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो नंबर 1 संज्ञा हो गया, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध, जो क्रिया की विशेषता को बताता है। तो आगे सबसे पहले आज हम संज्ञा पदबंध के बारे में जानेंगे। आपके परीक्षा में बच्चों इस तरीके से सेंटेंस आएंगे और वो रेखांकित किए हुए रहेंगे। उस रेखांकित किए हुए आधार पर आपको उसकी पहचान करके और उसका आपको पदबंध का नाम देना है। तो वाक्य में जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो पदबंध होता है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे संज्ञा पदबंध की। आपको बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वाक्य आता है और वो वाक्य रेखांकित किया रहता है तो उस रेखांकित की हुई लाइन को जो अंतिम शब्द होता है, उस अंतिम शब्द की पहचान से ही आपको ये ध्यान लगाना है कि ये संज्ञा पदबंध है या ये सर्वनाम पदबंध है या ये विशेषण पदबंध है या ये क्रिया पदबंध है या ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो जो वाक्य होगा, जो उसका रेखांकित किया हुआ अंतिम शब्द होगा, वही मुख्य इसकी पहचान है कि आप उस अंतिम शब्द को देखेंगे कि वो अंतिम शब्द क्या है। वो संज्ञा शब्द है या वो सर्वनाम शब्द है या वो क्रिया है या वो विशेषण है। उसकी पहचान के आधार पर ही पूरा जो ये पदबंध होगा वो उस पदबंध के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर संज्ञा पदबंध के, जैसे झूठ बोलने वाले लोग,
झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। अब जैसे ये वाक्य आ गया और यहाँ पर आपको यहाँ तक दे दिया, तो इस पे रेखांकित क्या हुआ, रेखांकित क्या है, यहाँ तक हो गया। तो ये जो अंतिम जो शब्द है इस वाक्य में, ये क्या है, लोग। तो लोग जो ये क्या है, अंतिम शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, तो ये शीर्ष पद कहलाएगा। इसका संज्ञा शब्द शीर्ष पद के रूप में आएगा। झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं, तो ये मुख्य रूप से शीर्ष पद होगा और ये संज्ञा पदबंध के आधार पर जाना जाएगा। तो ये पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, ये कौन सा पदबंध कहलाएगा, ये संज्ञा पदबंध के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से आगे देखिए, दूसरा उदाहरण, बगल के कमरे में रहने वाला युवक अब देखो ये लोग है, ये भी जातिवाचक संज्ञा का रूप आ रहा है, इसीलिए ये संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। बगल के कमरे में रहने वाला युवक ने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर भी बच्चों पूरा यहाँ तक जो है ये रेखांकित किया हुआ है। अब हमको पहचान के लिए इसका शब्द देखना है, ये युवक। तो युवक एक तरह से व्यक्तिवाचक के रूप में आ रहा है और जातिवाचक का भी बोध करा रहा है संज्ञा के रूप में, कि बगल के कमरे में रहने वाला युवक ने आत्महत्या कर ली। तो ये एक तरह से संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आगे देखिए, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो यहाँ पर भी अंतिम शब्द क्या है, ये संज्ञा का ही रूप है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, रावण को मारा। तो ये संज्ञा पदबंध का रूप में जाना जाएगा। तो इसकी मुख्य पहचान क्या है पदबंध की, कि आप जो भी वाक्य आएगा उसका अंतिम शब्द देखेंगे रेखांकित क्या हुआ, कि वो अंतिम शब्द में क्या है, उसके आधार पर आप उसकी पहचान कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे देखिए, चौथा उदाहरण, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो यहाँ पर भी ये चीज़ दे रखी है पूरा यहाँ तक मजदूर। तो ये 3 पद दे रखे हैं, इसमें जो अंतिम वाला है मजदूर, क्योंकि ये मजदूर ये क्या है, मुख्य शीर्ष पद है, बाकी इस पर आश्रित है। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो ये मुख्य पद कहलाएगा। तो ये अंतिम पद है, जैसे मजदूर यहाँ तक आया है, तो ये भी किसी न किसी रूप में उसको बता रहा है कि ये संज्ञा का ही रूप है, तो इसीलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे हमने इसकी परिभाषा को देखा था छोटी कक्षाओं में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसमें वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का आ जाए, भाव का आ जाए, तो वो संज्ञा के रूप, पदबंध के रूप में ही जाना जाएगा। तो आपको केवल उस पर संज्ञा पदबंध ये पहचान करनी है कि उसका अंतिम जो शब्द आता है उसको देखना है। आगे देखिए, एक उदाहरण और देखते हैं। रिबॉक की
सैंडल पहनकर मुन्नी, यहाँ तक ये अंडरलाइन है, मुन्नी पार्टी में जा रही है। अगर बच्चों यहाँ पर रिबॉक की तक ही अंडरलाइन, रिबॉक की सैंडल तक होता तो सैंडल की इसकी विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेषण के रूप में आता। और यहाँ पर ये मुन्नी है, मुन्नी क्या, इसका आखिरी शब्द आ रहा है तो मुन्नी क्या है, एक किसी न किसी नाम को प्रदर्शित कर रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा तो इसको हम संज्ञा पदबंध के रूप में ही जानेंगे। ये इसकी खास पहचान है। अब अगर मान लो यहाँ पर रेखांकित ना होकर केवल ये लिखा होता जा रही है तो वो क्रिया के रूप में आ जाता, तो वो क्रिया पदबंध कहलाता। इसी तरीके से देखो, आसमान में उड़ता गुब्बारा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, तो यहाँ पर भी ये जो है अंतिम शब्द गुब्बारा आ रहा है, ये भी एक तरह से संज्ञा शब्द ही है तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। फिर मेरे आगे चलने वाली, मेरे आगे चलने वाली लड़की नाली में गिर गई, तो यहाँ तक मान लो रेखांकित है तो अंतिम शब्द जो लड़की है तो वो भी एक तरह से संज्ञा शब्द के रूप माना जाएगा तो यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस उदाहरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध होता है। कि संज्ञा पदबंध के कुछ और उदाहरण आपके बुक में भी दे रखे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध ही संज्ञा पदबंध कहलाता है। पड़ोस में रहने वाला राकेश, तो राकेश क्या है, वो भी अंतिम शब्द आ रहा है। मेरा मित्र है, तो यहाँ तक रेखांकित किया हुआ है मान लो, तो राकेश वो संज्ञा शब्द आ रहा है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। पीठ पर लगी चोट, तो चोट भी एक तरह से उसका भाव बता रही है, दर्द कर रही है, तो वो संज्ञा पदबंध के रूप में आएगा। इसी तरीके से अलमारी में रखी पुस्तक मेरे मित्र की है, तो अलमारी में रखी पुस्तक ये अंतिम शब्द क्या आ रहा है, इसका रेखांकित किया हुआ पुस्तक तक, तो पुस्तक भी क्या है, ये संज्ञा पदबंध के रूप में जाना जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से पदबंध का निर्धारण होता है कि मुख्य पद के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण होता है। जो कि हमने कहा है कि जो भी वाक्य आएगा उसका जो अंतिम पद होगा उसकी पहचान के आधार पर आप उसका पहचान करेंगे कि ये संज्ञा पद है या ये सर्वनाम है या ये विशेषण है, ये क्रिया है। यानी पदबंध का आखिरी पद ही संज्ञा पद होता है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध के नाम से ही जाना जाता है। यह स्थिति जो है वो अन्य प्रकार के भेदों पर भी लागू होती है, चाहे वो सर्वनाम का हो, चाहे वो विशेषण का हो, चाहे वो क्रिया का हो या क्रिया विशेषण का हो। जैसे आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं, तो यहाँ पर बाजार में स्वादिष्ट आम, तो आम जो है वो अंतिम शब्द है तो वो एक तरह से संज्ञा का रूप है, आम मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट तो ये आश्रित पद है। बाजार में स्वादिष्ट क्या आश्रित, उस पर क्या है आश्रित, आम पर, तो स्वादिष्ट बाजार में, आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं, तो बाजार में स्वादिष्ट ये एक तरह से पूरा पद क्या है, आश्रित पद कहलाएगा और मुख्य पद जो होगा उसकी जिसकी पहचान होगी आम से तो वो एक तरह से मुख्य पद या शीर्ष पद कहलाएगा। तो संपूर्ण पद किसकी ओर इशारा कर रहा है, जो अंतिम शब्द की ओर। अंतिम शब्द क्या है, आम, तो वो आम आया है तो इसलिए संपूर्ण पद संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा और जानिए कि पदबंध मुख्य रूप से क्या होता है, कई पदों के योग से बने वाक्यों के अंश को जो एक ही पद का काम करता है वो पदबंध कहलाता है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने पदबंध की परिभाषा में कहा है
कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु उसका पूरा अर्थ नहीं देते, वो पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप में पदबंध की परिभाषा को जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण बता रही हूँ मैं। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो यहाँ पर 4 पद दे रखे हैं, जैसे अत्यंत सुशील और परिश्रमी 4 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद विशेषण का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर लड़की की ओर रेखांकित न होकर अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो ये विशेषण का काम कर रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध के रूप में जाना जाएगा। तो इस प्रकार से संज्ञा पदबंध के हमने कुछ उदाहरण देखे और उनको जाना। आगे देखिए सर्वनाम पदबंध। वाक्य में जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम करता है, काम देता है, तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे हमने कई इसके रूप देखे, यह, वह, तुम। सर्वनाम के आप प्रकार देखोगे आप छोटी कक्षाओं में कि जो पढ़ चुके हो उसमें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने संज्ञा के बारे में जाना, उसी तरीके से सर्वनाम के बारे में भी आप छोटी कक्षाओं की पुस्तक को लेकर आप उसको समझ सकते हैं। तो वाक्य में जब भी कोई पद समूह सर्वनाम का काम देता है तो वह सर्वनाम पदबंध होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप कौन हैं। यहाँ पर परीक्षा में मान लो ये दे रखा है वाक्य और इस वाक्य को यहाँ तक रेखांकित कर रखा है। जैसा कि हमने संज्ञा पदबंध में बताया कि आपको उसका पहचान के लिए अंतिम शब्द देखना है। तो यहाँ पर बच्चों अंतिम शब्द क्या आ रहा है, आप। तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम पदबंध के रूप में जाना जाएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए इसका। गुलाब की तरह खिलने वाली आप। तो ये आप जो है वो भी एक तरह से ये सर्वनाम का ही रूप है, सर्वनाम का ही प्रकार है। तो ये भी सर्वनाम पदबंध के नाम से जाना जाएगा। जैसे होता है ना पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में ये चीज़ आती है, आप, मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा। तो उसके लिए आया है, तो ये सर्वनाम शब्द ही है, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। गुलाब की तरह खिलने वाली आप, तो ये भी सर्वनाम पदबंध ही कहलाएगा। इसी तरीके से देखो, आपके मित्रों में से कोई, अगर मान लो यहाँ तक रेखांकित है कोई तक, तो कोई क्या है, ये भी सर्वनाम है। किसका रूप है ये, जैसे एक तो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी ना हो। तो ये कोई जो है अनिश्चयवाचक में आ रहा है, तो ये सर्वनाम के रूप ही आ रहा है, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। इसी तरीके से जो लड़की हंस रही है वह, तो ये अंतिम शब्द क्या आ रहा है इसका, वह। गुड्डू की बहन है, तो हम अंतिम शब्द से पहचान करेंगे यहाँ पर वह है, तो ये भी सर्वनाम का रूप है, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपको अन्य भेदों में भी इस प्रकार से पहचान करनी है। आपको रेखांकित किया हुआ जो वाक्य में हो गई लाइन, उसका अंतिम शब्द देखना है। किस्मत के मारे हम, यहाँ तक आ गया, हम कहाँ आकर फंस गए, तो ये भी क्या है, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, सर्वनाम पदबंध का रूप लेगा। इसी तरीके से दरवाजे पर कोई है, तो ये भी अंतिम शब्द है, तो ये भी सर्वनाम पदबंध के रूप में जाना जाएगा। तो आपको हमेशा वाक्य में जो रेखांकित की हुई लाइन है उसको आपको देखना है कि उसका अंतिम शब्द क्या है, वो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम है, या वो क्रिया शब्द है, या वो विशेषण है, या वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, या वो क्रिया बता रहा है। तो उसके आधार पर आप उस पदबंध को, पूरा पदबंध, वो पद पूरा पदबंध कहलाएगा कि वो संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है। जैसे दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप कौन हैं, गुलाब की तरह खिलने वाली आप कौन हैं, आपके मित्रों में से कोई यहाँ तक आया है, समय पर नहीं पहुँचा, ये सर्वनाम पदबंध होगा। इसी तरीके से जो लड़की हंस रही है वह गुड्डू की बहन है, तो ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा।
किस्मत के मारे हम यहाँ तक रेखांकित है, कहाँ आकर फंस गए, तो हम भी सर्वनाम शब्द आ रहा है, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। दरवाजे पर कोई है तो ये भी सर्वनाम पदबंध ही कहलाएगा। इसके कुछ और 2-3 उदाहरण लिखवाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ।